कैसा हुआ पेपर भैया आप लोगों का? पेपर लेंदी था क्या इस बार का? सॉल्व करें जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, distance of an object from a spherical mirror is equal to focal length of the mirror, then the image is at must be an infinity, maybe at infinity, maybe at focus, none of these. देखो डिपेंड करता है जी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मिरर कैसा है। हाँ, अगर कॉनकेव मिरर हुआ और आपने रियल ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पे रख दिया तो निश्चित तौर पे इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ और रियल ऑब्जेक्ट को आपने फोकल लेंथ की डिस्टेंस के बराबर रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पर न बन करके f/2 पे ही बन जाएगी, है ना? तो इसलिए आंसर, इसका उचित आंसर क्या होगा? बी, मे बी एट इन्फिनिटी। अगला क्या है? A linear object AB is placed along the axis of a concave mirror. The object is moving towards the mirror with linear speed v. The speed of the point A is image of point A is 4v, and the speed of image of B is also 4v. If the center of line AB is at distance L from the mirror, then the length of the object AB will be. तो देखिए बच्चों क्या है, देखो इसका मतलब दोनों का ही मैग्निफिकेशन बराबर है ना बच्चों, दोनों का ही मैग्निफिकेशन जो है वो बराबर है ना? इसका मतलब फॉर बी ऑल्सो magnification is magnitude of magnification is at least 2, and even for A also magnitude of magnification is 2, क्योंकि 4 गुना स्पीड मिल रही है।
तो ए बेसिकली क्या है बेटे, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, और बी बी फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, और ए जो है वो एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि बी की डिस्टेंस x है, तो बी की जो इमेज बन रही होगी वो 2x डिस्टेंस पीछे बन रही होगी, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, in terms of focal length, what I can write is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. हेलो, हाँ पापा, मैं अभी क्लास में हूँ। तो 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f। f को क्या लिख दो बेटे, माइनस r/2 लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 by 2x प्लस 1 by x इज व्हाट प्लस आएगा यहाँ पर 1 by v प्लस 1 by u, तो ये हो जाएगा 1 by 2x माइनस 1 by x इज माइनस 2 by r। तो यहाँ से 2x एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2 इज माइनस 2 by r, तो माइनस 1 by 2x इज माइनस 2 by r। तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, x की वैल्यू आ गई r/4, है ना। अब उसी तरह से a के लिए इक्वेशन बना दें, ये डिस्टेंस y मान लेते हैं जी, ये डिस्टेंस y मान लेते हैं। तो a की इमेज तो क्या होगा बेटे, रियली बन रही होगी -2y पे, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। v की जगह लिख दूंगा -2y, u की जगह लिख दूंगा -y इक्वल टू -r/2। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, 2y एलसीएम आया, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2/r। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 3r/4, ये y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो गया, लेंथ ऑफ ए बी हो गया जी 3r/4 माइनस r/4, यानी कितना, r/2 हो गया ना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं हमसे, सेंटर ऑफ लाइन ए बी इज एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम द मिरर। ये डिस्टेंस l दी हुई है हमें, है ना। ये डिस्टेंस l दी हुई है, b की दूरी क्या आ रही है, b की दूरी आ रही है r/4, और ये आ रहा है कितना, 3r/4, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, r/2, तो ये डिस्टेंस भी आ गया r/4, तो r/4 प्लस r/4 r/2, तो बेसिकली l की वैल्यू r/2 के बराबर ही आ गई ना, l r/2 के बराबर ही आ गया, है ना। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विल बी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट r/2 आ रहा है और l भी r/2 के बराबर आ रहा है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो l, तो सी आंसर आ जाएगा इसका, है ना। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। भाई देखो बात क्या है, हमने क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाया था, हमने कहा था कि यार
बी का मैग्निफिकेशन भी 2 है और ए का मैग्निफिकेशन भी 2 है ना, मतलब माइनस वी बाई यू के मॉड की वैल्यू दोनों के लिए 2 है। तो जाहिर सी बात है कि एक केस में वर्चुअल इमेज बन रही है और एक केस में रियल इमेज बन रही है। तो कॉनकेव मिरर दो पोजीशन के लिए एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है। या तो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ हो, या फोकस और 2f के बीच में रखा हुआ। तो ए और बी में से एक फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है और दूसरा एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है ना। एफ को मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी जनरल पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो ए और बी के बीच में ही होगा डेफिनेटली। ओके, अगला क्या है देखो, AB is an incident beam of light and CD is a reflected beam. Number of reflections for this may be one or more than one of light. AB and CD are separated by some distance. It is possible by placing what type of mirror on the right side. Right side में कौन सा mirror रखें, है ना। तो देखो एक प्लेन मिरर तो ऐसा काम नहीं कर सकता। क्या एक प्लेन मिरर ऐसा कर सकता है क्या बच्चों? एक प्लेन मिरर तो ऐसा नहीं कर सकता जी। एक कॉनकेव मिरर ऐसा कर सकता है। कैसे? देखो, इस तरह का केस अगर हो जाए कॉनकेव मिरर में कि आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर इंसिडेंट कर दो कि वो उसको सीधा पोल की तरफ रे को भेज दे और फिर वो रे को ऐसे भेज देगा और यहाँ से ये रे 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट। ऐसा करने के लिए पता है क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए होता है वो 60 डिग्री चाहिए होता है, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री आएगा। ये डिस्टेंस रेडियस है, ये डिस्टेंस रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, तो ये ट्राइंगल 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये एंगल भी 60 है, तो ये भी 60 आ जाएगा। और यहाँ से फिर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नीचे वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरली बनेगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भाई क्या है, ये दोनों रे आप यहाँ पर डेविएशन कितने का हुआ जी, 60 डिग्री का, फिर वापस से 60 डिग्री का, फिर वापस से 60 डिग्री का, तो 3 बार 60 60 60 का डेविएशन। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, 180 डिग्री का टोटल डेविएशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है जी, a concave spherical surface of radius of curvature 10 centimeters separates two medium x and y of refractive indices 4 by 3 3 by 2, center of curvature lies in the medium x। अच्छा, x में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है, तो ये y हो गया, x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, y का 3/2 है। अब क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम x। एक ऑब्जेक्ट को इस मीडियम में रख दिया अपन ने, मान लेते हैं कुछ d दूरी पे रख दिया। कितनी दूरी पे रख दिया बच्चे, d दूरी पे रख दिया, है ना। तो अब अपन फॉर्मूला लगा दें, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r को माइनस r लिख देंगे जी, r को माइनस r लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 3/2v प्लस 4/3d। ये किसके बराबर आ गया, 3 2 जा 6, है ना, और 9 - 8 तो 1, तो 1/6 r आ जाएगा। स्क्रीन अटक गई है। एक मिनट दोबारा शेयर करते हैं।
n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, है ना। तो 3/2v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, -1/6r माइनस 4/3d। क्या ये हमेशा नेगेटिव ही होने वाला है? बोलो बच्चों। इसका मतलब v इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, इमेज इज ऑलवेज कैसा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज ही बनेगी, है ना। और देखिए बच्चों, फिर 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th में क्या दिया हुआ है, For the system shown in the figure, the image formed by the concave mirror। ये स्लैब हमें दिया गया है और ये कॉनकेव मिरर है जी, है ना। अब देखो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये स्लैब उसकी थोड़ी शिफ्ट करके आगे इमेज बना देगा, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से जा रहा है और मिरर 2u से जा रहा है। देखो स्लैब जो इमेज बनाएगा, मान लो उसको I1 नाम दे देता हूं, तो वो भी u ही वेलोसिटी से जाएगा, ये बात पक्की है जी, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर अपन देखेंगे, मतलब तो मिरर के लिए तो ये I1 ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज -v² by u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वो u - 2u आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगी, -v² by u² मल्टीप्लाइड बाय -u, है ना। तो बेटे हो क्या रहा है कि मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर किधर आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी टुवर्ड्स राइट and mirror is also moving towards right. This implies velocity of image is going to be towards right. इमेज जो बनेगी वो राइट में जा रही होगी। अब इमेज कहीं भी बने, लेफ्ट में बनेगी तो भी राइट में जा रही होगी, राइट में बनेगी तो भी राइट में जा रही होगी, मिरर के पीछे बनेगी तब भी राइट में जा रही होगी। अब क्या है, ये स्लैब वापस इमेज बनाएगा तो स्लैब से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, राइट में जा रहा है तो राइट में ही जाएगा जी, तो राइट साइड ही आएगा। will have a speed greater than speed of the object। अब इसका अंदाजा कैसे पता लगेगा हमको, इसका पता कैसे लगेगा भाई साहब, ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा होगी क्या इमेज की स्पीड, वो तो v² by u² पे डिपेंड करेगा। अब v² by u² की वैल्यू कैसे निकाले, क्या कोई तरीका है जिससे कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन। कॉनकेव मिरर है, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन भी आ सकता है, बहुत कम भी आ सकता है। आहा, अरे भैया जो भी आए उसमें 2u ऐड ही करना पड़ेगा ना आपको। वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज टुवर्ड्स राइट, दैट इज फॉर श्योर। नाउ इट कैन बी वेरी स्मॉल वैल्यू, इट कैन बी वेरी लार्ज वैल्यू, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज ऑल्सो 2u टुवर्ड्स राइट। तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी ऑफ इमेज तो क्या 2u से भी ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो कहाँ पीछे छूट गई भाई साहब, तो क्या होगा, विल हैव स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात बच्चों।
हाँ ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? पर इस केस में मिरर से भी ज्यादा होगी ना स्पीड इमेज की? मिरर की स्पीड से भी ज्यादा होगी डेफिनेटली। मतलब अगर वो ये बोल देते कि टू यू से भी ज्यादा होगी तब भी हमारा आंसर हम वो भी लगा सकते हैं। सर वो यू दिया से तो क्या? हुआ है सी इसमें ऑप्शन भी है, मिरर हाँ, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया हुआ। मिरर को लग रहा है ये लेफ्ट में जा रहा है, तो मिरर को लगेगा कि इमेज राइट में जा रही है, राइट में, और राइट वाला ऐड करोगे तो ज्यादा ही होगा। सी भी सही है यार इसका, जिसने सी लगाया है वो भी सही। जिसने सी लगाया वो भी सही है सर, दोनों पे नंबर मिलने चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, 6 पे आ जाए बच्चों। देखिए 6 क्या है? देखो, ये फोकस है, ये सेंटर है, और ऐसा इनफाइनाइट वाला एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो क्या होगा बेटे, ये कई सारे पॉइंट्स हैं, ऑल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इन सारे ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग क्या एक इस तरह की रे सब एमिट कर रहे होंगे क्या? All the objects will be emitting a ray like this or not, which will be traveling parallel to principal axis. और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। इसका मतलब सबकी इमेज इस लाइन पे बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? और इन्फिनिटी वाले की तो फोकस पे ही बनना चालू हो जाएगी। तो क्या इमेज हमारी इस तरह की बनेगी? मतलब इमेज कैसी बन गई? ट्राइंगुलर बन गई। इमेज कैसी बन गई बच्चों? इमेज बन गई ट्राइंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A block with concave mirror of radius of curvature 1 meter attached to one of its sides floats with exactly half of its length immersed in water, the other half exposed to air. ठीक है, आधा पानी में है, आधा हवा में, और फ्लोट कर रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी की आधी। इमेज फोकस और सेंटर के हाँ बीच में ही होगी, बिल्कुल सही बात है। इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, तो इमेज ऐसी बने। इमेज इस तरह की बने, ऐसी। और क्या है जी? Block with concave mirror of radius of curvature 1 meter attached to one of its sides floats with exactly half of its length immersed in water. Any ray originating from O1 and O2. अरे यार इसका डायग्राम किधर है भैया? अरे यार, क्या कर
बच्चों ये 7, 8, 9, 10 का फिगर हम आपको बाद में देंगे, अभी तो इसको छोड़ दो आप। ये बहुत बुरी गलती हो गई हमारी तरफ से। देखो क्या है अगला 11th देखते हैं। The XZ plane separates two media A and B with refractive indices mu1 and mu2 respectively. सर 10th क्वेश्चन। हाँ 10th क्वेश्चन क्या, 10th इसके इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ सर। You are looking in a mirror, the field of view for same aperture is minimum for. Field of view minimum किसके लिए होगा जी? कॉनकेव के लिए, बिल्कुल सही बात है। जो कि कन्वर्जिंग मिरर है उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू मिनिमम होता है ना? भाई आप मिरर में देख रहे हो तो जैसे कॉन तो क्या है, फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो कन्वर्जिंग मिरर के लिए ही मिनिमम होगा। कॉन्वेक्स तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज कर देगा तब तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा बड़ा आएगा ना। तो 10th का आंसर तो क्या होगा बेटे, कॉनकेव। 11th पे आता है XZ plane separates two media A and B with refractive indices mu1 and mu2 respectively. A ray of light travels from A to B. A से B में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो क्या है, its direction and the two media are given by A I cap plus B J cap and alpha I cap plus beta J cap respectively, where I cap and J cap are unit vectors in X Y directions. ये कौन सा प्लेन है बच्चों, एक्स जेड प्लेन की बात कर, दिस इज एक्स जेड प्लेन। तो नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी हो गई इसके, वाई एक्सिस नॉर्मल हो गई, ये एक्स है और ये वाला हो गया जेड। मतलब एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। ये वेक्टर्स किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो एक हमें दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो बेटे स्नेल्स लॉ लगा दें अपन, है ना? अब अगर आप नॉर्मल वाई डायरेक्शन है ना, तो वाई डायरेक्शन के साथ अगर एंगल निकालोगे उसको कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहोगे आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कहोगे आर, तो क्या है, tan आई किसके बराबर आ जाएगा, ये x है ये y, तो ये a है ये b है। अच्छा ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका, तो साइन आई की वैल्यू निकाल ले फिर अपन, साइन आई की वैल्यू आ जाएगी a/1, और उसी तरह से साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी, ये आर है अल्फा आई कैप, तो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, है ना?
साइन आर की वैल्यू अल्फा ही आ जाएगी। तो μ1 इंटू ए इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा, क्या ऐसा वैल्यू आ जाएगा बेटे? μ1 इंटू ए इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा, है ना? क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही आएगी। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ग्लास प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री has a refractive index 1.52 for red, 1.6 for violet. A parallel beam of white light is incident on one face at an angle of incidence which gives minimum deviation for red light, है ना? रेड लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन देता है, तो इसका मतलब फॉर रेड R1 इक्वल टू R2, तो A/2 ही हो गया, मतलब 30 डिग्री हो गया नहीं? और एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे पता लगाएं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द प्रिज्म कैसे पता लगाएं? 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n फॉर रेड इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन आई की क्या वैल्यू हो गई भाई? n फॉर रेड 1/5, 1.52, ये 1/2, तो 0.76 आ गया साइन आई, है ना? तो क्या इसमें तो इसका मतलब आई की वैल्यू पता चल गई कितना? 50 डिग्री। पहला पार्ट तो ये हुआ। एंगुलर विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम पूछ रहे हैं हमसे। अब अगर आई 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर रेड तो बच्चों 50 डिग्री ही आएगा, क्योंकि रेड के लिए तो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन सेट है। वॉयलेट के लिए क्या करेंगे? फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 इंटू साइन आई दैट इज 0.76 इक्वल टू n फॉर वॉयलेट 1.6 इंटू साइन R1, तो साइन R1 की क्या वैल्यू हो जाएगी जी? 0.76 डिवाइडेड बाई 1.6, ऊपर से 2 जीरो गया, नीचे से 1 जीरो गया, तो नीचे 1 जीरो आ जाता। 4 से कैंसिल होगा क्या जी? बिल्कुल हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 9 जा 76, 90/40, तो 19/4 करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 4 तिया 12, नहीं 4 चौक 16, 3 0 4 7 28, 4 5 20, तो 4.75 था, तो 0.475 आ गया। 0.475 मतलब R1 की क्या वैल्यू आ गई जी? 28.4 डिग्री। तो R2 हो जाएगा 60 माइनस 28.4, तो 60 माइनस 28.4 करेंगे तो क्या ये 31.6 डिग्री ऐसा आ जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल 31.6 डिग्री आ जाएगा। अब फिर से स्नेल्स लॉ लगा दें, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट 1.6 इंटू साइन R2, साइन 31.6 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर वॉयलेट। तो ये 16 दूना 32 की 2 हासिल लगा 3, 16 पंजा 80 और 3 83, 8 3, 1 2 3 के बाद एक बिंदी लगाना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर वॉयलेट 0.832, तो ये कितना आ रहा है जी? 56 डिग्री के बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर वॉयलेट आ गया। रेड के लिए 50 डिग्री था, तो एंगुलर डिस्पर्शन कितना आ गया? क्या 6 डिग्री के बराबर का एंगुलर डिस्पर्शन? ये 6 डिग्री के बराबर का एंगुलर डिस्पर्शन आ गया बच्चों, है ना? लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम इफ इट इज फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन बाय अ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो बेटे देखो, एक रे जो है वो किसी मान लो θ1 एंगल पे आकर के लेंस पे टकराती है, तो लेंस उसको क्या कर देगा? f θ1 नीचे फोकस कर देगा। और दूसरी रे अगर θ2 एंगल पे आकर के टकराती है तो लेंस उसको f θ2 डिस्टेंस नीचे फोकस कर देगा।
तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? क्या ये f इंटू θ2 माइनस θ1 ऐसा हो जाएगा? तो बेसिकली f इंटू जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और एंगुलर डिस्पर्शन 6 डिग्री आया था, तो 6 इंटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा हमको। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, तो ये 10 पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगा। 10 पाई बाई 3 सेंटीमीटर के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये ए ऑप्शन इसका भी आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी? Block of mass 10 kilogram is released on a fixed wedge inside a cart which is moved with constant velocity 10 meter per second towards right. ये वेज को हम क्या कर रहे हैं? किसी तरीके से 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। Take the initial velocity of block with respect to cart to be 0. Work done by normal reaction with respect to ground on the block in 2 seconds will be. तो देखो बेटा, ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा कितना? 10g cos 37 और इधर लग रहा होगा 10g sin 37। सूडो वूडो कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इधर लग रहा होगा नॉर्मल। और है ना? अब देखो भाई, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 ही है, तो n माइनस 10g cos 37 इज 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 4/5, मतलब 80 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना? और इस वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, एक डिस्प्लेसमेंट तो सॉरी ब्लॉक का अलोंग द वेज होगा, तो उसके साथ तो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही देखना है हमको। तो ये नॉर्मल इधर लग रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 2 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, तो ये 80 हो जाए, है ना? और ये वेज है और ये एंगल 37 है, ये 37, तो ये 53 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 80 इंटू 20 इंटू कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 इज बेसिकली कितना बेटे? 3/5। 5 4 जा 20, 4 3 12 12 8 96, 960 जूल का ये वर्क हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है जी? उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? Inclined plane is inclined at an angle theta with the horizontal body of mass m rests on it. If the coefficient of friction is mu, then the minimum force that has to be applied on the body parallel to the inclined plane to make the body just to move up the incline. तो देखो भैया, जब आप बॉडी को ऊपर मूव करवाना की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उस पर mg sin थीटा तो पीछे लग ही रहा था, फ्रिक्शन भी पीछे लगने लग जाएगा। और लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू यानी म्यू एम जी कॉस थीटा पे हो जाएगा। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलाना चाहते हो तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर का मिनिमम फोर्स तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा जी, है ना? तो डी आंसर इसका आ जाएगा। और दिया हुआ है पैरेलल टू द इंक्लाइन लगाना है, तो एंगल वैंगल पे लगाना है, वो वाला केस तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं। फिर आते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक ऑफ मास m resting in contact with support s connected to a spring on a smooth horizontal surface. If the block is pushed towards right by a distance x and released, which of the following graph may represent the speed of block as function of distance from the wall w? वॉल से डिस्टेंस, तो वॉल से डिस्टेंस देखो क्या होगी?
एल नॉट माइनस एक्स से कम तो कभी हो नहीं पाएगी, तो एल नॉट माइनस एक्स जब है तब तो स्पीड इसकी 0 ही रहेगी, है ना। अब जैसे जैसे वॉल से डिस्टेंस बढ़ेगी, मान लो डिस्टेंस कुछ डी हो गई है इसकी वॉल से, तो इसका मतलब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें बेटे, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो वो हो जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। इनिशियली कंप्रेशन कितना था स्प्रिंग में, एक्स था, है ना। उसको कुछ एक्स नॉट मान लेते हैं, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। तो एक्स फाइनल क्या हो जाएगा बेटे, वॉल से डी डिस्टेंस पे है, नेचुरल लेंथ एल है, तो एल नॉट माइनस डी हो जाएगा, तो एल नॉट माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट के बाई एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एल नॉट माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये एस फंक्शन ऑफ ये वाली डिस्टेंस d के रूप में हमको प्लॉट करना है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे वॉल से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अंडर रूट का सा ग्राफ बनेगा। तो देखो कम होने का तो सवाल ही नहीं है जी, है ना, कम तो कभी होगी ही नहीं, तो सी डी ऑप्शन ये सारे बेकार ही है, ए ही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों, है ना। और उसके बाद देखो क्या होगा, वो सपोर्ट है ना, और ब्लॉक क्या है, वो सपोर्ट के कांटेक्ट में है, सपोर्ट से अटैच नहीं है ना। तो क्या है, नेचुरल लेंथ में आने के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग तो उधर ही रुकी रह जाएगी और अकेला ब्लॉक ही आगे बढ़ता चला जाएगा, तो फिर ब्लॉक की स्पीड तो क्या हो जाएगी जी, कांस्टेंट ही हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, a ball is made of material of density rho where rho lies between rho oil and rho water। तो ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना बेटे, तो हाँ सर। इसका आंसर क्या है, 2 आंसर ही इसका सही होगा जी। 19th क्या है बच्चों, 19th में हमें दिया हुआ है वुडन क्यूब डेंसिटी ऑफ वुड डी साइड लेंथ एल floats in a liquid of density rho with its upper and lower surfaces horizontal. If the cube is pushed slightly down and released, it performs simple harmonic motion of time period t, then t is equal to। तो देखो बेटे सिंपल सी बात है कि जो इस पे नेट फोर्स लगेगा ना, वो क्या एक्स्ट्रा बायंट फोर्स के बराबर होगा क्या, बोलिए बच्चों। नेट फोर्स इज इक्वल टू दैट एक्स्ट्रा बायंट फोर्स जो कि पुश करने की वजह से जनरेट हुआ है। अब एक्स्ट्रा बायंट फोर्स को मैं कैसे लिख दूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इनटू जितना वॉल्यूम इसका अंदर गया, मान लो मैंने एक्स लेंथ पुश किया, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर एरिया इनटू हाइट इनटू जी, तो ये नेट फोर्स आ गया। क्या ये नेट फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है और डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आ गया वो रो एल स्क्वायर जी के बराबर आ गया। तो टाइम पीरियड को क्या लिख देंगे हम, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम को कैसे लिख देंगे बच्चों, इस ब्लॉक की खुद की डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय के को लिख देंगे रो एल स्क्वायर जी। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी एल बाई रो जी। ये टाइम पीरियड की इतनी वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? फिर उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिया हुआ है बेटे? देखो, इस तरह का एक सर्कुलर ट्यूब दी हुई है हमें। ये ऐसी ट्यूब दे दी गई है। अब इस ट्यूब में क्या बोल रहे हैं कि दो दो लिक्विड्स हैं, दोनों 90-90 डिग्री एंगल सबटेंड करती हैं। तो टोटल मिलाकर के कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं? 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही हैं। और ये वर्टिकल लाइन है, और यहां से अल्फा एंगल बनाते हुए आपने एक लाइन बनाई जी, और यहाँ पर कोई एक लिक्विड है और इधर दूसरा लिक्विड। अब ये पूरा एंगल तो कितना है जी? ये एंगल तो 90 डिग्री है ना। ये D1 डेंसिटी वाला है, ये D2 डेंसिटी वाला है। अब क्या कर दें? D1 बाई D2 का हमें रेशो पता लगाना है। तो ठीक है, कर देंगे। कैसे कर दें भाई? देखो, ये डिस्टेंस r है, ये 90 माइनस अल्फा है ना। तो अगर मैं ये वाली हाइट निकालूं, तो ये हाइट r साइन अल्फा के बराबर आ जाएगी, है ना। और ये वाली हाइट हो जाएगी r माइनस आर साइन अल्फा। तो यहां से जब नीचे तक आए तो कितना नीचे चले गए जी? आप इधर से इधर तक आने में कितना नीचे चले गए? r माइनस आर साइन अल्फा। या फिर इसको भी मत देखो, इधर से आप देख लो तो क्या है, हाँ चलो ऐसे देख लो, r माइनस, और ये r cos अल्फा। तो इधर यहाँ से वहां तक ऊपर जाने में कितना नेट ऊपर चलेगा वो देख लेता हूँ मैं। तो कितना नेट आप ऊपर चले गए? यहाँ के प्रेशर को कुछ पी नॉट मान लें, तो पी नॉट प्लस D1 जी इंटू इसकी डेप्थ है r साइन अल्फा, और इधर वाले की डेप्थ है r cos अल्फा, है ना। किसकी डेप्थ ज्यादा है? इसकी डेप्थ ज्यादा है, ये नीचे है। तो D1 जी इंटू r इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। और उस तरफ से भी प्रेशर पी नॉट ही होगा। अब ये अल्फा है, अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ,
तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और इधर एंगल अल्फा हो जाएगा। ये आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, आर साइन अल्फा। और अगर मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूं तो ये आर है, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगी आर कॉस अल्फा। तो ये बराबर होगा पी नॉट प्लस डी टू जी इंटू आर इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो पी नॉट से तो पी नॉट कैंसिल हो गया, जी आर से जी आर कैंसिल हो गया, डी वन बाई डी टू की क्या वैल्यू आ गई जी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। नहीं, ये ऐसा आ जाए तो इसको लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या दिया हुआ है, पावर वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया। देखो पावर क्या होता है, एफ इंटू वी, फोर्स को लिख दो एम ए को लिख दो वी डी वी बाई डी एक्स इंटू वी। तो पी डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एम वी स्क्वायर डी वी। तो इसका अगर एरिया हम निकाल दें तो वो एरिया क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 इक्वल टू मास, मास बाहर आ गया 10/7। वी स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा वी क्यूब बाई 3, 1/3 वी फाइनल का क्यूब माइनस वी इनिशियल का क्यूब। तो ये आ जाएगा कितना, 4 और 2 6, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 21 इंटू 3 करेंगे तो 63। तो वी फाइनल का क्यूब कितना आ जाएगा 64। तो वी फाइनल की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ये वी फाइनल ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या है बच्चों, ball is suspended from the top of a cart by light string 1 meter. The cart and the ball are initially moving to the right constant speed v. The cart comes to rest after colliding sticking to the fixed bumper. देखो जैस कार्ड तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन ये बॉल को तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिली, तो बॉल के पास तो कोलिजन के सर तुरंत बाद 21 का आंसर क्या, 3? क्या बोल रहे हो बेटे, सर 21 में आंसर मैच 21 में 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। हाँ तो कैलकुलेट कर लो ना यार, x√2 को लिख दो 4, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे 4/√2। तो कितना आ रहा है ये 2√2 आ रहा है ना, 2√2 मतलब कितना हो गया 2.828। तो उसको इन्होंने कितना लिख दिया 3 लिख, तो 2.82। इसको यार डेसिमल भी एक्सेप्टेड है क्या इसमें, डेसिमल अप टू 2 डिजिट्स, तो 2.82 सही आंसर होगा इसका, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो h कितना हो जाएगा l माइनस एल कॉस 60 डिग्री। तो m से m कैंसिल हो गया, v²/2 इक्वल टू 10 l माइनस एल कॉस 60 डिग्री। तो l/2 आ जाएगा ये, और l कितना दिया हुआ है हमको 1 मीटर, तो v की वैल्यू √10 आ जाएगी। नहीं,
तो रूट एन दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर 10 आंसर है। फिर उसके बाद 23 की अगर हम बात करें, 23 में क्या दिया हुआ है, इन द फिगर शोन इनिशियली स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड स्टेट एंड ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, now 100 Newton force is applied on block A and B as shown in figure. After some time, velocity of A becomes 2 meter per second and that of B 4 meter per second. Block A is displaced by amount 10 centimeters. Spring is stretched by 30 centimeter. Work done by spring on A will be. A पर स्प्रिंग का वर्क कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। तो दोनों ब्लॉक्स पर 100 न्यूटन के फोर्स हमने लगाए हैं, है ना। इसका मतलब इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी कितनी रहेगी। अच्छा, इसमें ये सब कुछ करना ही नहीं है, आप तो ए पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ए, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर प्लस स्प्रिंग का वर्क हुआ होगा उस पर कुछ, इक्वल टू हाफ ए का मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ ए बिकम 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, और शुरू में 0 थी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए कितना आ गया बेटे, -6 जूल आ गया। नहीं बेटे, -6 जूल आंसर आएगा इसका। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों। 24 क्या दिया हुआ है जी, block is attached with a spring and is moving towards a fixed wall with a speed v as shown in figure. The spring reaches its point, starts compressing. Work done by spring on the wall during the compression is 0. वॉल का तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वॉल पे तो वर्क डन 0 ही होगा। A transparent solid cube of side A, refractive index 3/2, is embedded in it at its center. Minimum area of surface which must be painted so that the source is... 24 दूसरा क्वेश्चन, वो फोर्स वाला क्वेश्चन। क्या हुआ, 24 दूसरा वाला क्वेश्चन। 24 हॉर्स वाला है। हॉर्स क्या है, हॉर्स ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम ए क्यूबिकल कंडी, 25th है। 24th क्या है, ये घोड़ा है, पानी पीता है। 1 मीटर की साइड का तो कंटेनर है। लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टमक ऑफ द हॉर्स इज 2 मीटर, 2 मीटर दूर पानी का लेवल है स्टमक से। assuming that all the water drunk by the horse is at 2 meter from the ground. Okay. Minimum work done by horse and drinking the entire water of the container. तो change in potential energy कर दो, है ना, change in potential energy कर दो। पूरा भरा हुआ है ऐसा मानना है क्या, पूरा भरा हुआ है ये मान ले। कितना पानी है जी, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1000 किलो, पूरे 1000 किलोग्राम पानी, बाप रे, mg, घोड़े को निपटाएंगे। इनटू चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट कितना आ गया जी, 2 मीटर अभी हो गया, और पहले कितना था, आधा मीटर। आधी हाइट पे मान लेते हैं तो आधा मीटर रख देते, तो क्या हो गया, 1000 इंटू 10 इंटू कितना, 2 में से 1/2 गया, तो 3/2 आ गया, 2 5 जा 10, तो 15 किलो जूल आ गया, है ना। 15 किलो जूल आंसर इसका आ जाए। लेकिन 1000 किलो पानी घोड़े को पिला दिया यार, गलत कर दिया। देखो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, क्यूबिकल क्यूब ए साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो देखो क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है जी, है ना। यहां से
कितने एंगल तक की रे बाहर निकल पाती, क्रिटिकल एंगल तक की, मतलब साइन सी कितना हो जाता 2/3 के बराबर, तो ये 2 हो जाता, तो ये कितना हो जाता 3 हो जाता, है ना। अब बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, कितना साइड लेंथ है क्यूब का, ए, तो ये डिस्टेंस a/2 हो गई, ये डिस्टेंस a/2 हो गई, तो मुझे ये वाला हिस्सा पता लगाना है जी। ये कैसा पता लगाऊं मैं, अगर tan c की वैल्यू पता चल जाए तो tan c को क्या लिख दूंगा, 2/√5 ऐसा लिख दूंगा क्या, √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 9 - 4 2/√5 ऐसा लिख दूंगा बिल्कुल बढ़िया से। तो मेरे को इसको मैं r मान लेता हूँ, तो r इज इक्वल टू a/2 इंटू tan c, तो a/2 इंटू 2/√5, तो r की वैल्यू a/√5 आ जाएगी, तो एरिया कितना आ जाएगा बेटे, πr², है ना। अब 6 दीवार है, 6 आपको ब्लैक करनी पड़ेंगी, इतना इतना सर्कल ब्लैक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस सर्कल में से ही लाइट निकलती, तो 6πa² / 5 इसका आंसर आ जाएगा, तो 6x की वैल्यू 6 आ जाएगी बच्चों, है ना। उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 27, in the shown m1 m2 are two spherical mirrors of focal length each ab and cd are their principal axis, m1 मतलब राइट वाले की प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है और लेफ्ट वाले की प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है, इनकी प्रिंसिपल एक्सिसों में आपस में कितने का अंतर है जी, 1 सेंटीमीटर का है जी। टू स्फेरिकल में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ 20-20 दिया हुआ है, अच्छी बात है। क्या करें क्या करें क्या करें, 1 सेंटीमीटर ठीक है, पी क्यू एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ओके ओके ओके। फिर आगे क्या करना है, केप्ट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम m1, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो गया जी। कंसिडरिंग टू सबसे पहला m1 पे दूसरा m2 पे, दूसरे इमेज की हाइट पता लगाने की है, तो कैसा करें, पहले m1 के लिए फॉर्मूला लगा दें, 1/v प्लस 1/u, u को लिख देता हूँ -30 इक्वल टू 1/f -20, 1/v आ जाएगा 1/30 -1/20, एलसीएम आ गया 60, तो v की वैल्यू आ गई -60, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया बेटे, -v/u, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2, -60 पे इमेज बनेगी, मतलब इधर इमेज बनेगी उल्टी बनेगी, दुगनी साइज की बनेगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर की ऐसी इमेज आ गई है भाई साहब, ये 4 सेंटीमीटर, है ना। अब उसके लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर है, ठीक है, और ये कैसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये मिरर से 60 सेंटीमीटर आया है, पूरा 50 है, तो ये 10 सेंटीमीटर पे इधर आ गया है। इक्वेशन अब इसके लिए लगाएं, 1/v प्लस 1/u, u प्लस 10 आ जाएगा, 1/f, इसका तो एफ पी प्लस ही आएगा, तो 1/v हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10, एलसीएम आ गया 21 2, v की वैल्यू क्या आ गई जी, -20 v की वैल्यू आ गई, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटे, इसका मैग्निफिकेशन -v/u, u इज +10, तो इसका मैग्निफिकेशन +2 आ गया, तो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 8 सेंटीमीटर उसकी इमेज बना देगा क्या, 8 सेंटीमीटर इमेज की हाइट हो जाएगी, 8 आंसर हो जाएगा इसका। क्या ये बात समझ में आती है जी। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद क्या है, एक लेंस है एक मिरर है, लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर,
और मिरर के बारे में हमको क्या कहा गया है, मिरर की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ऑन द अदर साइड कॉन्वेक्स मिरर इतना, on the side convex mirror focus places that all light after refracting through lens strike the mirror perpendicularly. Okay, okay. इसका मतलब क्या है, देखो इमेज बनाओ 1/v। अच्छा ये 20 पे है तो 20 पे ही इमेज बनेगी, 20 पे ही इमेज बनेगी, 20 पे ही इमेज बनेगी, 20 पे ही इमेज बनेगी। तो ये भी हो गया 20। इसका मतलब ये हो जाना चाहिए इसकी रेडियस के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 10, ये 10, ये पूरा 20, तो ये भी हो गया 10। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 10 हो गया बस। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इतना, अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म इज। तो देखो ऐसी रे जो कि मतलब 90 डिग्री पे बाहर निकल जाए वही ट्रांसमिट हो सकती है। 90 डिग्री पे बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब अपन ये पता लगा लेंगे कितने एंगल पे वो एंटर हुई होगी, मतलब क्रिटिकल एंगल पे ही एंटर हुई होगी। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है उसका साइन सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1/n के बराबर, यानी √3/7 के बराबर आ रही है। तो इधर जो एंगल बन रहा होगा वो 60 माइनस सी बन रहा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा वो पता लगाना है, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √7/3 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस सी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √7/3, साइन 60 को लिख देता हूँ √3/2, कॉस सी कितना हो जाएगा बेटे, साइन सी इतना है तो कॉस सी √1 माइनस 3/7, 7 में से 3 गया तो 4 2/√7 आता है। तो इसको 2/√7 लिख देता हूँ, माइनस कॉस 60 1/2 साइन सी इज √3/√7। √7 से √7 से √7 कैंसिल हो गया, √3 से √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/2। तो साइन आई की वैल्यू आ गई 1/2। तो आई कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो इससे कम एंगल की रे बाहर नहीं निकल पा रही है, यही 90 डिग्री पे निकल रही है। आई को इससे भी कम कर दोगे तो R1 पहले से भी कम हो जाएगा, तो R2 C से बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, 70 डिग्री पर दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं। फिर हमने क्या करना है, a ray incident on mirror at angle theta after reflection from the second mirror is reflected from there parallel to the first mirror। मतलब रे ऐसे चली जाती है तो हम उल्टा चालू कर दें, उल्टा चालू कर दे से मेरा मतलब क्या है जी, यहाँ पर मैंने अगर बनाया नॉर्मल, ये एंगल आएगा 70 तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो इधर से भी ये एंगल आ जाएगा कितना, 20 डिग्री। और ये एंगल अगर 20 आ गया तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। और ये 70 है 70, तो ये दोनों मिलकर के हो गए 140। 140 का मतलब ये एंगल हो गया 40 डिग्री, ये एंगल हो गया 40 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री। तो उधर से भी रे आई होगी कितने पर, 50 डिग्री पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंसिडेंट एट एंगल थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 50 डिग्री आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों, ये बात है जी। ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होना चाहिए,
मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होता तो आंसर 6 आता, वैसे तो -6 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स खूब आई इस क्वेश्चन में। ऑप्टिक्स रिवाइज करके गए थे कि नहीं गए थे तुम लोग? कितने लोग रिवाइज करके गए थे ऑप्टिक्स? हाँ हाँ, पीडीएफ तो सब भेज देंगे। तुम पहले ये बताओ, ऑप्टिक्स रिवाइज करके गए थे कि नहीं गए थे भाई? मटेरियल तो खूब इकट्ठा हो गया है तुम्हारे पास, है ना? बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर। अब वो उधर इकट्ठा रहेगा तो ज्यादा काम का नहीं है, वहां से इधर आना चाहिए। समझ में आई बात? उधर ही इकट्ठा रहने का फायदा नहीं, अपने दिमाग में लाने का टाइम हो गया है उसको। ठीक है, ओके बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कल मिलते हैं, कल लेक्चर है ना हमारा। आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या देखो, कुछ कह नहीं सकते। बोर्ड्स में नहीं, नहीं है बेटा, बोर्ड्स के लेवल का पेपर नहीं है, है ना? अच्छा, आज के पेपर में कितने नंबर आने चाहिए? मैंने अभी सॉल्व किया ना तुम्हारे सामने, तुम बताओ कितने आने चाहिए तुम्हें? देखो, लेंदी था थोड़ा पेपर आज का, लेकिन इसमें भी क्या है, अगर तुम इजी क्वेश्चंस पिक कर करके करते ना, इजी क्वेश्चंस पिक कर करके करो, ठीक है? इजी क्वेश्चंस पिक करके करो, पहले आसान आसान जो देखो। जैसे अगर मैं करता तो सबसे पहले पता है मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर देता? जैसे वो हॉर्स वाला कर देता, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से कर लेता, 26 पढ़ के साफ पता लग रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ना? जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18, देखो वैसे मेरे हिसाब से क्या है, 40%, 45% above in this paper is good. कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी लगेंगे, है ना? अब जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन अगर तुम्हें स्ट्राइक कर गया कि हाँ यार ये वो वाला केस है, तब तो ठीक है, नहीं किया तो टाइम लगेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी था। 16th बहुत आसान, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। देखो पेपर में हमेशा क्या होता है बच्चों, आसान क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, है ना? तो अब जैसे मैं तो क्या है, मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को तो सारे ही सॉल्व करने हैं, इसलिए मेरी तो मजबूरी है, तो इसमें सिलसिलेवार ही करता हूँ। लेकिन आप लोगों को सॉल्व करते समय क्या है, यू हंट आउट फॉर इजी क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ, जहां पे लगे अरे हाँ यार इस पे अटैक करना चाहिए, उधर से अटैक करो।
सबके पीछे मत पड़ जाओ। एटलीस्ट शुरू में तो क्या है, एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पेपर स्कैन कर लो। अब देखो जैसे ये पिछले वाले क्वेश्चंस कितने आसान आसान थे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान था। अरे भैया डरोगे तो कैसे जीतोगे, डर के आगे जीत है। ऐसा नहीं, जो लेंदी क्वेश्चन है वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो अपना एक नजरिया है सोचने का। वो है ना कि एक आदमी के सामने बहुत बड़ा राक्षस आया, तो दो भाई थे, दोनों के हाथ में एक गुलेल थी। तो एक भाई क्या डर गया, और इतना बड़ा राक्षस है, मैं इसको मारूंगा कैसे। और दूसरे भाई ने कहा कि अरे यार इतना बड़ा राक्षस है, बस मेरे को तो पत्थर फेंकना है, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, मतलब मिस होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन अ गिवन सिचुएशन व्हाट इज, वी मस्ट हैव टू बी ऑलवेज इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो इफ द क्वेश्चन इज लेंदी, दैट मीन्स उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं से तो वो फॉर्मूला मेरे को पकड़ में आ ही जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ने की कोशिश करो। जब आप क्वेश्चंस को घर पे भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि क्या है, मुझे क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। और ये जो हैबिट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आपके करियर में। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने आए, आप लोग किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, कोई रिसर्च के फील्ड में जा रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, प्रशासनिक सेवा में चला गया, तो डॉक्यूमेंट्स को क्विकली पढ़ने की आदत, किसी भी रिटन टेक्स्ट को जल्दी पढ़ने की आदत और सही समझने की आदत, ये हैबिट अगर हमने डेवलप कर ली तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर स्किल, जिसको कॉम्प्रीहेंशन पावर बोलते हैं, है ना। आजकल थोड़ा सा क्या है कि भाई टीचर्स के थ्रू वीडियो सुन करके बच्चे ज्यादा समझते हैं, तो टेक्स्ट पढ़ने की आदत कम रह गई। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मैं जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग करता था, तो उस समय पर क्या है, कई सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं इंटरनेट की। तो वो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एक बॉडी है जो कि क्या करता है, जो भी इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं उनके प्रोटोकॉल्स बनाता है। तो वो प्रोटोकॉल्स आपको पढ़नी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना कोड बनाना होता है। फंक्शनैलिटी वहीं से पता चलती है आपको। तो अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को क्विकली स्कैन करके नहीं समझ पाओगे तो फटाफट नहीं, और भी मतलब इन एनी फील्ड फॉर दैट मैटर, है ना, एनी पीस ऑफ पेपर हैविंग सम रिटन, समथिंग रिटन ऑन इट, अगर आप उसको पढ़ के तुरंत समझ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ठीक है बच्चों, मैं ये भेज देता हूँ तुमको, है ना। आप लोग देखो, जो क्वेश्चन नहीं आया उनको करके देखो। अगली क्लास में मिलते हैं।